नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी के बर्थडे स्पेशल में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अक्टूबर 2011 को अहमदाबाद में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि चीजें बदली जा सकती हैं, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल नहीं देते तो हम चाहे जितने भी कारखाने लगाएं वो घिसी पिटी व्यवस्था से ही चलेंगे और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल देंगे तो उसमें से हमारे जो नौजवान तैयार होंगे वो देश दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। गुजरात इज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया जिसने अलग इनोवेशन कमीशन बनाया है और हम चाहते हैं इनोवेशन को प्रमोट करना और लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि आपके इनोवेशंस को इस इनोवेशन कमीशन तक ले आएंगे। एक्सपर्ट लोग उसको देखेंगे और सरकार आपके इनोवेशन को मदद करेगी, सपोर्ट करेगी और इसमें हम प्रोडक्ट लेवल तक जा सकते हैं तो गवर्नमेंट पूरी तरह आपके साथ खड़ी रहेगी। ये इनिशिएटिव गुजरात ने लिया है। कुछ इनोवेशन सामाजिक जीवन में हुई है, जैसे एजुकेशन सिस्टम में कई टीचर्स ने अपने आप नए नए इनोवेशन किए। हमने इसको अभी एक छोटी किताब के रूप में भाग मिलाए और हम चाहते हैं कि उसको रिप्लिका कैसे करें, हम लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उस दिशा में हमने काम शुरू किया। हमने और एक काम शुरू किया है। श्री नारायण मूर्ति के नेतृत्व में हिंदुस्तान का पहला एक इंक्यूबेशन सेंटर, वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन सेंटर हमने प्रारंभ किया है, आई क्रिएट। इस आई क्रिएट में क्या नेतृत्व श्री नारायण मूर्ति जी करने के लिए स्वीकार किया है। जो नौजवान रिसर्च करेंगे और हर रिसर्चर के पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं होते, वो तो बेचारा फकीरी में होता है, उसे मदद चाहिए। अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, मदद मिलती है, लैब मिलती है और उसको सपोर्ट के लिए और अगर सारी व्यवस्थाएं जो चाहिए अगर मिलती है तो अगर उसके अंदर टेम्परामेंट पड़ा है तो दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। और इसी को लेकर के, इस बात को प्रमोट करने के लिए, इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए, इस प्रकार के साइंटिस्टों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो रिसर्च किया है उस रिसर्च को सस्टेन कैसे करना, उस पर काम करने के लिए ये आई क्रिएट नाम का एक इंक्यूबेशन सेंटर नारायण मूर्ति के नेतृत्व में हमने गुजरात में प्रारंभ किया है। वो आने वाले दिनों में बहुत सारे मिरेकल करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है और उस दिशा में हमने काम किया है। गुजरात सरकार ने वेंचर कैपिटल के लिए फंड अलॉट किया है कि जो लोग इस रिसर्च के क्षेत्र में आए हैं, कुछ इनोवेशन किया है, अगर आर्थिक कारणों से इस बात को आगे नहीं चला सकते हैं तो गुजरात सरकार खुद वेंचर कैपिटल में उसको फाइनेंशियल मदद करती है। और उसके कारण मैंने देखा है आज गुजरात में कई ऐसे नौजवान हैं कि सरकार की इस धनराशि की मदद से उनकी जो टैलेंट थी उसका उपयोग करते हुए बहुत सारा अपने जीवन को काफी आगे बढ़ाया है। एक सफल उद्योगकार के रूप में, सफल उत्पादक के रूप में वो आज हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो काम कर रहे हैं। मित्रों, कभी कभी छोटे छोटे आइडियाज होते हैं जो काफी कुछ व्यवस्थाओं को बदल देते हैं। अब देखिए, इन दिनों चारों तरफ जमीन 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 के चारों तरफ खबरों के केंद्र में रखी जाती है। अब गुजरात रेडिएशंस के कारण सोलार की दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं और हम सोलार एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के सामने जो कि संकटों को लेकर के दुनिया चिंतित है, हम कुछ उसमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब हमने एक सोलार पार्क बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा सोलार पार्क गुजरात की धरती पर आकार ले रहा है, आने वाले दिनों में दुनिया के सामने प्रस्तुत होगा। लेकिन एक नया विचार आया हमारे मन में, उस नए विचार को हमने लागू करने का प्रयास किया है। गुजरात के पास सरदार सरोवर कैनाल, ये दुनिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। सरदार सरोवर डैम से जुड़ी हुई हमारी कैनाल ये दुनिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है। तो मैंने कुछ टेक्नीशियंस को बुलाया, मैंने कहा भाई मेरे मन में एक विचार आया है, क्या कुछ हो सकता है क्या? हमने कहा क्यों ना हम सोलार पार्क इस कैनाल के ऊपर ही बना दें, कैनाल के ऊपर ही सोलार पैनल लगा दें। तो रिसर्च शुरू किया, सबने सब हिसाब किताब लगाया तो ध्यान में आया कि अगर 1 किलोमीटर लंबी कैनाल पर हम ये सोलार पैनल लगाते हैं तो 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है और प्रति वर्ष 1 करोड़ लीटर पानी इवोपरेशन से बच जाता है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट।
ये जब सब हमारे मित्रों को मैंने आगरा से लाभ देख बताया, वो मॉडल लेकर के आए। जब मॉडल देखा मैंने तो फिर एक नया विचार आया। मैंने कहा भाई ये देखने के बाद मुझे लगता है जो सोलार पैनल लगाई है, अगर उसी का साथ तार जोड़ करके हम माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन लटका सकते हैं कैनाल में। अगर माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन लगाएंगे तो नर्मदा का पानी बहता जाएगा, वो हाइड्रो से बिजली देगा, ऊपर छत जो बनी है वो सोलार से देगी, और जो पानी इवेपोरेट होता था वो 1 करोड़ लीटर पानी बच जाएगा। एक ही काम से 3 फायदे हो जाएंगे। और हम गुजराती लोग सिंगल फैन डबल जर्नी वाले हैं, तो कभी कभी आर्थिक कारण भी होते हैं जो हमें इनोवेशन और रिसर्च के लिए प्रेरित करते हैं। और उसी का कारण है कि उस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है और थोड़े दिन में हम इसमें आगे बढ़ने वाले। कहने का तात्पर्य यह है कि सबके पास कुछ न कुछ है, उसे जानना, पहचाना, जोड़ना, उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़े। मित्रों, विकास की परिभाषाएं बदल रही है। कौन शहर बहुत विकसित है, कौन शहर विकसित नहीं है, उसके पैरामीटर किसी जमाने में क्या थे। पर कैपिटा इनकम सोची जाती होगी, सफाई कैसी हो सोची जाती होती, ग्रीन एरिया कितना है, रेजिडेंशियल एरिया, ये सारे पैरामीटर से देखा जाता होगा। मित्रों, वक्त बदल चुका है। मैं देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में शहर अच्छा कौन सा है और शहर अच्छा कौन सा नहीं है, उसके पैरामीटर में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर ये आने वाला है कि शहर ने कितने पेटेंट करवाए, ये मानदंड बनने वाला है। यानी उस शहर में रिसर्च की टेम्परामेंट कितना है, वो यूथ पावर क्या नई रिसर्च दुनिया को दे रहा है, और जहां पर ज्यादा पेटेंट रजिस्टर होते होंगे शायद उस शहर को आगे माना जाएगा। वो दिन दूर नहीं है। और इसलिए हर शहर को, हर राज्य को, रिसर्च को, पेटेंट को इस दिशा में विकास करने के लिए प्रेरित करने की व्यवस्थाओं को सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं सोचते हैं तो हम पिछड़ जाएंगे। मैं तो हम कहते हैं कि 20वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, भारत की सदी किसके हाथ में है? युवाओं के हाथ में। दुनिया का सबसे युवा देश है हमारा। आज कभी यूरोप जाइए, कहीं चौराहे पर खड़े रहिए, वहां लोग जाते होंगे, देखिए आपको युवा को खोजने में घंटे लग जाएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग जा रहे हैं, बूढ़े लोग जा रहे हैं। किसी जमाने में उनका समय था, सब युवान थे, हम वृद्ध थे। आज वक्त हमारा है, चक्र बदल करके यहाँ आया है, हम युवा है। लेकिन युवा होने के मात्र से हम देश दुनिया पर सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकते जब तक हम युवा की उस शक्ति को, और विश्व में आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा मैटर करने वाली। आज चाइना को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरता हुआ लोग कहते हैं। उसकी सैनिक शक्ति की चर्चा होती है। उसकी सैनिक शक्ति की चर्चा किस बात पर होती है? क्या कितना मैन पावर सेना में यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा है उसके आधार पर कहती है? कितनी बटालियन उन्होंने जमा करके रखी है उस पर कहती है? नहीं। अब सैन्य शक्ति का आधार कितना मैन पावर आपके फोर्स में है उस पर नहीं है। आपके पास मोस्ट मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले वेपन कितने हैं, इक्विपमेंट कहते हैं, और आप किस प्रकार से दुनिया का सबसे बड़ा संहार करने का सामर्थ्य रखते हो, और किस प्रकार से आप अपनी रक्षा की व्यवस्था के लिए टेक्नोलॉजी में कितने कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन देश सशक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि टेक्नोलॉजी ने जीवन के सारे मानदंडों का आधार मान लिया है। और अगर हम इस बात को स्वीकार नहीं करते तो दुनिया में सवाल पूछेगी, हम पिछड़ जाएंगे। और इसलिए आवश्यकता है कि हम भी टेक्नोलॉजी को उतनी ही प्राथमिकता दें। सब इनोवेशंस को जीवन में कैसे लाएं उसकी ओर सोचें। गुजरात सरकार ने वाइब्रेंट समिट कर दी है। वाइब्रेंट समिट, कौन उद्योगकार आए, कौन क्या बोला, कितने करोड़ रुपए का एमओयू हुआ, ये तो सब चर्चा में रहता है, सब दूर उसकी प्रसिद्धि भी होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण काम इस वाइब्रेंट समिट में होता है जिसकी पर दुनिया का ध्यान नहीं जाता है। हम वाइब्रेंट समिट के अंदर इस बार लेटेस्ट दुनिया की 40 यूनिवर्सिटीज को बुलाया,
और उन 40 यूनिवर्सिटी और गुजरात की यूनिवर्सिटी एंड गुजरात गवर्नमेंट एंड रिसर्च फर्म्स उनका ज्वाइंट वर्कशॉप किया और ज्वाइंट वर्कशॉप करके हमारे नौजवानों को रिसर्च की दुनिया में किस किस दिशा में यूनिवर्सिटी काम कर सकती है, 40 देशों की महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटीज के साथ गुजरात सरकार ने, गुजरात की यूनिवर्सिटीज ने एमओयू साइन किए और उन सभी 40 यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर के हम रिसर्च की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को उस रिसर्च के क्षेत्र में भी हमारे प्रवेश हो, हम कुछ नया दुनिया को दें, उस दिशा में हमारा ऑलरेडी काम आगे बढ़ चुका है, क्योंकि हम जानते हैं, मानते हैं कि बदलाव इसी प्रकार से आता है। मित्रों, आज गुजरात एशिया का सबसे बड़ा ऑटो हब बनने जा रहा है। आप दुनिया की जो भी अच्छी गाड़ी का नाम लीजिए, आप लिख के रखिए मेड इन गुजरात। वो दिन दूर नहीं है दोस्तों। ये क्यों संभव हो रहा है? ये संभव हो रहा है हमारे यहां जो टेक्नोलॉजी का टेम्परामेंट धरा वाला यूथ है, उस पर हमें भरोसा था कि हम वो मैन पावर प्रोवाइड करेंगे कि कोई भी उद्योग का आएगा, कोई भी नई प्रोडक्शन करना चाहता है, वो अपने कॉस्ट बेनिफिट के साथ दुनिया को कुछ दे सकता है। और हम दुनिया को हमारे युवकों की ताकत के भरोसे समझाने में सफल हुए हैं और उसी के कारण ये संभावना बनी। चीजें बदली जा सकती, चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब गुजरात और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये इन चीजों की होती है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल नहीं देते हैं तो हम चाहे कितने भी कारखाने कर लगाए, वो घिसी पिटी व्यवस्था से चलेंगे। और मैं शर्मा जी को इस बात से सहमत हूं कि हर कंपनी को एक इनोवेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था विकसित करनी होगी, वरना वो अपने बाप दादा के जमाने से काला दंत मंजन अब चलता रहता है। अब नई पीढ़ी को खोज करे तो कोई नया आएगा। तो ये इनोवेशन हर क्षेत्र में आवश्यक है। और अगर कंपनियां भी अपने मुनाफे के लिए वो चाहेगी तो होगा जरूर, तो कर सकते हैं और अच्छी भी बात होगी कि उसके काम उसको बल मिलेगा। हम चाहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर बल देना और उस दिशा में हमने लगातार कोशिश की है। अगर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की ओर हमारा बल होगा तो उसमें से नौजवान तैयार होंगे, वो नौजवान दुनिया और देश को बहुत कुछ दे सकते हैं। इन्हीं विषयों के लिए मैं चाहता हूं जिन महानुभावों ने देश और दुनिया को जो कुछ दिया है वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। उनको आज शायद मंच पर आने का सौभाग्य मिला होगा, लेकिन जिंदगी की पूरी जवानी उन्होंने एक लैब के अंदर खपा दी होगी, तब जाकर के आज मंच तक पहुंच पाए होंगे। कभी उनकी तस्वीर भी अखबार में नहीं छपी होगी, कभी टीवी के स्क्रीन पर भी वो नहीं दिखाई दिए होंगे। एक प्रकार की तपस्या करने वाले उन सभी महानुभावों को नमन करता हूं, क्योंकि ये सचमुच में वंदन करने जैसा जीवन होता है, तभी तो जाकर के दुनिया को कुछ दे सकते हैं। और इसलिए तो फिर एक बार उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गुजरात, मैंने पिछली बार कुछ यूनिवर्सिटीज में गया था, मैंने एक बात कही थी, यहां भी आपको 2-3 परिचय ऐसे हुए जो उस क्षेत्र से जुड़े हुए महानुभाव हैं। मित्रों, डिफेंस की दुनिया में आज भी हिंदुस्तान के अरबों खरबों रुपये विदेशों में जाते हैं। क्यों न डिफेंस की दुनिया में रिसर्च हमारे यहाँ क्यों न हो, डिफेंस इक्विपमेंट सारे हमारे यहाँ क्यों न प्रोडक्ट हो। और मेरे इस आग्रह पर हमारे यहाँ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने इस डिफेंस इंजीनियरिंग को लेकर के नई कोशिश शुरू की है। और हम चाहते हैं कि गुजरात में क्षेत्र में एक ऐसा टेक्निकल नो हाउ से बहुत ही हरे भरे नौजवान तैयार हो। और जिस प्रकार से हम केमिकल में अपनी दुनिया का नाम खड़ा किया है, हमने जिस प्रकार से फार्मेसी में अपना नाम खड़ा किया है, उसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी गुजरात कुछ कंट्रीब्यूट करे।